साधुवाद, सप्रेम जय भीम और मंगल कामना। 1 जनवरी 1818 महारों ने, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने भीमा कोरेगांव के युद्ध में पेशवा का राज, ब्राह्मणों का राज भीमा नदी में डुबो दिया। हमारे लिए केवल यह विजय दिन नहीं है। उस दिन हमने अपने सम्मान की रक्षा की लड़ाई जीती। इसीलिए यह सम्मान दिवस है। हमने सिद्ध किया कि हम लड़वैया लड़ाकू जमात है। यह हमने सिद्ध किया। मुट्ठी भर महारों ने हजारों की संख्या में उपस्थित पेशवा की सेना को युद्ध भूमि से पराजित कर भागने के लिए मजबूर किया। यह वो दिन है अब जिसको 201 साल पूरे हो गए हैं और 202वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। इस उपलक्ष्य में मैं आपको मंगल कामना देता हूँ। मैत्री चैनल के माध्यम से, मैत्री इंडिया टीवी के माध्यम से मैत्री इंडिया के सारे ही दर्शकों को मंगल कामना, और उसी के माध्यम से मैं जिन लोगों को संबोधित कर रहा हूँ वह इस विजय दिवस को मनाने में मेरे साथ जो शामिल होना चाहते हैं उन सबको मैं मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। हमारे पूर्वजों ने 1818 में 1 जनवरी 1818 में पूना की पेशवाई को भीमा नदी में डुबो दिया। परंतु इतिहास यह बताता है कि आज दिल्ली पर वही पेशवा राज शासन कर रहा है। मोदी जी का शासन पेशवाई राज से कोई भिन्न नहीं है। यह भी ब्राह्मण राज है, क्योंकि मोदी आरएसएस के पुत्र हैं और आरएसएस के पुत्र होने की वजह से मोदी का राज मतलब ब्राह्मण राज। आज मोदी की सत्ता मतलब आरएसएस की सत्ता आज दिल्ली में है, मतलब सारे भारत में है। और राज्यों में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में हम आते हैं कर्नाटका में। इतने राज्यों में आज राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राज कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सेनापति बंगाल विजय के लिए निकले हुए हैं। सारा भारत यह ब्राह्मणी राज जीतना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस ब्राह्मणी राज को फिर से डुबाने के लिए, इस ब्राह्मणी सत्ता को फिर से समाप्त करने के लिए हमें प्रेरणा की ज़रूरत है। हमको अपने इतिहास से प्रेरणा लेना जरूरी है। 1 जनवरी 1818 का विजय हमारा प्रेरणा स्रोत बन सकता है, बना हुआ है, और उस प्रेरणा स्रोत का स्मरण करने के लिए आज मैं आपसे संबोधित हूँ। क्योंकि मुझे प्रेरणा चाहिए इस ब्राह्मण राज से लड़ने के लिए, आपको प्रेरणा चाहिए इस ब्राह्मण राज से लड़ने के लिए। हमारा इतिहास हमेशा युद्ध का इतिहास रहा है। हमने युद्ध किया है अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। हमने युद्ध किया है हमें जो मानवता के अधिकारों से वंचित रखा गया उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उन अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर एक स्थान पर कहते हैं, आवर्स इज ए बैटल नॉट फॉर वेल्थ नॉर फॉर पावर। हमारा युद्ध शुरू है ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, हमारा युद्ध शुरू है ब्राह्मणशाही के विरुद्ध, हमारा युद्ध शुरू है ब्राह्मण राज के विरुद्ध, जो हमने 1 जनवरी 1818 को लड़ा और जीता।
युद्ध में हार जीत चलते रहती है, चलेगी ही, परंतु जब तक हम भारत को समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर पुनर्निर्मित नहीं करते, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बुद्ध के काल से चालू है, 1818 1 जनवरी को हमने जीता, एक लड़ाई जीती, परंतु अभी युद्ध बाकी है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखकर हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, बात करने की, अपना विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, जो मोदी सरकार छीनना चाहती है, जो आरएसएस छीनना चाहती है। इस परिप्रेक्ष्य में भीमा कोरेगांव की याद बहुत जरूरी है। हमारे विजय का इतिहास हमेशा प्रेरणा देता है और उसकी याद बहुत जरूरी है। क्या था भीमा कोरेगांव का युद्ध? क्या था भीमा कोरेगांव का युद्ध? 31 दिसंबर 1817 को रात को 8 बजे शुरू हुआ और यह युद्ध 1 जनवरी 1818 को रात को 9 बजे समाप्त हुआ। केवल 25 घंटा यह युद्ध चला। इस 25 घंटे के युद्ध ने महारों ने, उस समय के महारों में, जिनकी आज हम संतान हैं, हम बौद्ध हैं, हम अनुसूचित जाति हैं, हम अनुसूचित जनजाति भी हैं, तो उन महारों के संतानों ने इस 25 घंटे के युद्ध में पेशवाई को भीमा नदी में डुबो दिया। 25 और बाद में 25 घंटे में पहली बार जल प्राशन किया। बिना जल अन्न ग्रहण करके 25 घंटों तक ब्रिटिश सेनापति के नेतृत्व में महार सेना लड़ रही थी पेशवा के विरुद्ध। उसका विवरण मैं बाद में बताऊंगा। इस युद्ध के 2 आयाम हैं। एक को हम राजसत्ता का आयाम कहेंगे और दूसरे को हम कहेंगे यह सामाजिक युद्ध भी था। राजसत्ता सिंपल देखे तो यह ब्रिटिश विरुद्ध पेशवा, ऐसी लड़ाई थी। ब्रिटिश पूना पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे और पेशवा पूना का अपना राज कायम रखना चाहते थे। एक अपनी सत्ता कायम रखने के लिए लड़ रहा था तो दूसरा अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए लड़ रहा था। यह सत्ता की लड़ाई थी। किसके लिए? ब्रिटिशों के लिए भी और पेशवा के लिए भी। और ऐसा कहा जाता है कि पेशवा पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटिशों की सत्ता की जड़ें भारत में और मजबूत हुई, ब्रिटिशों के सत्ता का विस्तार हुआ। सही बात है, इतिहास इसका गवाही है। परंतु दूसरी ओर ब्रिटिश सेना में जो महार सैनिक थे, उन्होंने जिस जिगर का परिचय दिया, जिस शौर्य का परिचय दिया, जिस वीरता का परिचय दिया, 25 घंटे तक अन्न की तो बात छोड़िए, बिना जल ग्रहण किए जब वो लड़ रहे थे और अपने से कई गुना पेशवा की फौज को पराजय स्वीकार कर मैदान से भागने के लिए जिन्होंने मजबूर किया, वह सिर्फ ब्रिटिशों के सत्ता स्थापना की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वह अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। शिवाजी के समय में, बाद में मैं विस्तार से बताऊंगा उसको, शिवाजी की फौज में भी महार थे, परंतु उनके साथ फौज में, बाकी के जीवन को छोड़ दीजिए, जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाता था। उन्हें अछूत नहीं समझा जाता था, अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। परंतु शिवाजी की सत्ता को बड़े षड्यंत्र के चलते कट कारस्तान कर पेशवाओं ने सत्ता प्राप्त की। पेशवा मतलब ब्राह्मण सत्ता। ब्राह्मणों ने सत्ता प्राप्त की और हमें अछूत कर सेना में भी
अछूत जैसा हमारे साथ व्यवहार, इस अपमान को महार भूले नहीं, इस अपमान को महार भूले नहीं। तो यह हमारा सम्मान प्राप्त करने की भी लड़ाई थी, यह इसका सोशल डायमेंशन है। इस भीमा कोरेगांव के युद्ध की ओर इस दृष्टि से देखे तो महार लोग अपनी जान देने के बाद भी सम्मान प्रस्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, और इस दृष्टि से इस युद्ध की ओर देखना चाहिए, इस ढंग से इस युद्ध को देखें। अंग्रेजों की सेना एक तरफ थी, पेशवा की सेना दूसरी तरफ थी। दोनों नदी के दो किनारों पर खड़े थे और आमने सामने खड़े थे। और जैसा मैंने कहा कि 31 दिसंबर 1817 की रात्रि 8 बजे इस युद्ध का प्रारंभ हुआ और 1 जनवरी 1818 को रात्रि 9 बजे यह युद्ध समाप्त हुआ। परिणाम पेशवा की हार हुई, पेशवा की हार हुई, ब्रिटिशों की जीत हुई और पेशवा का राज समाप्त हो गया पुनः से। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि ब्राह्मणों का राज समाप्त करने में हमारी भूमिका सबसे अहम थी। यदि उसके विस्तार में यदि कोई जाए तो ब्रिटिश सेनापति घबरा गया था, ब्रिटिश सेनापति डर रहा था कि हमारी हालत खराब होगी, इतनी बड़ी सेना से हम जीत नहीं सकते। वो महारों का ही साहस था कि जिन्होंने अपने सेनापति को धीरज बंधाया कि मरते दम तक लड़े तो हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और महारों ने साबित किया कि युद्ध संख्या के बल पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध संख्या के बल पर नहीं लड़ा जाता। तुम्हारी सेना कितनी बड़ी है, यह बड़ी सेना विजय का आश्वासन नहीं दे सकती। जिगर से लड़ा जाता है, धीरज से लड़ा जाता है, निष्ठा से लड़ा जाता है, संकल्प से लड़ा जाता है। और जब युद्ध केवल पेट पालने के लिए नहीं लड़ता सैनिक, युद्ध केवल अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है, तब उसकी शूरता, उसकी वीरता एक अलग प्रकार से निखर कर सामने आती है, जो वहाँ पर महारों की सेना ने, महार सैनिकों ने बताया। 1796 से 1796 पूर्व स्थिति की बात में करो, 1796 से बड़ी संख्या में ब्रिटिशों की सेना में महार लोग भर्ती होने लग गए थे। भारत में अलग अलग जगह पर भी, जहाँ पर भी ब्रिटिशों ने स्थानीय लोगों लेकर अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, वहाँ पर अस्पृश्य माने जाने वाले जमात को भी सेना में सहभागी होने का अवसर मिला। ब्रिटिश सेना में जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाता था, अस्पृश्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ब्रिटिश सेना में भारत से केवल महार नहीं थे, ब्राह्मण भी थे, मराठा भी थे और उच्च जाति के कहे जाने वाले लोग भी ब्रिटिश सेना में थे। ब्रिटिश सेना में ब्राह्मण थे, मराठा थे, बाकी के लोग थे। मगर वह लोग जब स्थानीय राजा महाराजाओं के विरुद्ध लड़ रहे थे तब उनको किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। परंतु जब ब्रिटिश सेना के नियंत्रण में महार सिपाही पेशवा के विरुद्ध लड़ने लग गए और पेशवा हार गया तो महारों को देशद्रोही भी कहा गया। मराठों को नहीं कहा किसी ने देशद्रोही। संभाजी का वध करने में ब्राह्मण का हाथ था, संभाजी को औरंगजेब को सौंपने में ब्राह्मण का हाथ था। औरंगजेब ने जब उसके संभाजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए तो उसको उठाकर लाकर उसका अंत्यविधि करने वाला महार था। यह है ब्राह्मण और यह है महारों की अपने धनी के प्रति निष्ठा, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा। महार हमेशा स्वामी के प्रति निष्ठावान करके सम्मानित किए गए हैं। ब्रिटिशों की सेना में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था।
ब्राह्मण हो, मराठा हो या महार सिपाही हो, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे और साथ ही सोते थे। सारी व्यवस्था सबके लिए समान थी। ब्रिटिश मानते थे कि महार कौम लड़वैया कौम है, महार कौम लड़ाऊ कौम है और यह कौम ऐसी है कि लड़ाऊ है परंतु ईमानदार भी है, इन पर भरोसा किया जा सकता है। और अनेक ब्रिटिश सेनानियों ने अपने वरिष्ठ लोगों को इस प्रकार से महार सैनिकों के बारे में बड़ी सकारात्मक सी रिपोर्ट दी, जानकारी दी। शिवाजी महाराज के भी सेना में महार थे और शिवाजी महाराज के सेना में महारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसीलिए शिवाजी महाराज के सेना में महारों को सम्मान प्राप्त होने की वजह से, उनकी वीरता का गौरव होने की वजह से उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ उनके राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व देकर भी शिवाजी महाराज से वह प्रामाणिक रहे। अफजल खान के साथ जब शिवाजी की मुलाकात हुई और शिवाजी की जान पर बनी आई तो मराठी में कहावत है कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। जीवा महार था, जीवा था इसलिए शिवाजी बच गए। तो यह निष्ठा थी, यह शूरता थी, यह वीरता थी महारों की। परंतु पेशवा के राज में पेशवा ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण थे जिन ब्राह्मणों ने शिवाजी को क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था। पेशवा कौन से ब्राह्मण थे? वो ब्राह्मण थे जिन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था, शिवाजी को शूद्र घोषित किया था, वह ब्राह्मण थे ये। उन ब्राह्मणों ने सत्ता हथिया ली, सत्ता पर कब्जा जमा लिया और फिर उन्होंने महारों को सेना से बहिष्कृत कर दिया। क्यों? कि अछूत है, हमें नहीं चाहिए। यह अपमान महार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए ब्राह्मण राज हमारे प्रयासों से यदि समाप्त होता है तो हम उसमें जी जान से लड़ेंगे। यह महारों का संकल्प सिद्ध करता है कि इसीलिए उन्होंने पेशवाई को डुबो दिया। सेना कितनी थी इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मुट्ठी भर लोग यदि अपने सम्मान के लिए उठ खड़े होते हैं तो बड़े बड़े सिंहासन धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का अस्त होता है, मोदी हो या आरएसएस हो। भारत का संविधान जो अधिकार हमें देता है, यदि हम सब ब्राह्मणी सत्ता के विरोधक यदि एक हो जाए तो ब्राह्मणी सत्ता यहाँ कभी रह नहीं सकती। यह उसका प्रतीक है। पेशवा के राज में अछूतों पर अनगिनत अत्याचार होते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक जगह उसका वर्णन करते हैं कि जब महार को पेशवाई के राज में घर से बाहर निकलना होता था तो उसके गले में हांडी टांगी जाती, वो हांडी टांग कर निकलता था, क्योंकि यदि थूकना है तो उसको उस हांडी में थूकना पड़ता था। यदि वो बाहर रास्ते पर थूक देता था उस समय तो, और बाद में कोई ब्राह्मण चलते चलते उस थूक पर यदि उसका पांव पड़ जाता तो ब्राह्मण भ्रष्ट होता था, ब्राह्मण अपवित्र होता था। इसीलिए थूकने की मनाही थी, उसको गले में हांडी टांगनी पड़ती थी, कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था। सीमेंट कंक्रीट के रास्ते तो थे नहीं उस समय। तो यदि गर्भ में यदि रास्ते पर अछूत के पांव के चिन्ह पड़ते हैं और उस पांव के चिन्ह पर यदि ब्राह्मण का पैर पड़ता है तो फिर ब्राह्मण अपवित्र होता है। इसीलिए पांव के चिन्ह मिटाने के लिए उसे कमर में झाड़ू बांधना था। और मैं अछूत हूँ, मैं आ रहा हूँ, कृपया मेरे छाया से, मेरे स्पर्श से
जो अपवित्र हो सकते हैं उन्होंने दूर होना चाहिए, मुझे जाने दीजिए। इसलिए हाथ में घुंघरू लगी हुई लाठी लेकर वो चलता था और घुंघरू बजाता हुआ चलता था, या हाथ में काला धागा बांधकर चलता था। ये महारों की अवस्था थी। महारों की स्त्रियों की क्या अवस्था होगी इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, महारों को सिर्फ सूरज सर पर हो दोपहर के समय तभी घर से बाहर निकलने की अनुमति थी, क्योंकि सवेरे और शाम को छाया लंबी हो जाती है और छाया भी अपवित्र करती हैं सवर्णों को, केवल ब्राह्मणों को नहीं, सारे ही सवर्णों को अपवित्र करती है छाया। और इसीलिए उसको केवल दोपहर की धूप में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति थी। इस प्रकार का अपमानित जीवन शिवाजी महाराज के राज में नहीं था। इस प्रकार का अपमानित जीवन पेशवाओं के राज में था। सोचिए, अछूत कैसे जीते होंगे, अस्पृश्य कैसे जीते होंगे, अस्पृश्यों की क्या स्थिति होगी, और उनके मन में कितना असंतोष व्याप्त होगा, उनके मन में कितना असंतोष व्याप्त होगा, ब्राह्मणी राज के प्रति कितनी घृणा व्याप्त होगी, ब्राह्मणी राज के प्रति कितना क्रोध होगा उनके मन में। और यह असंतोष, यह घृणा, यह क्रोध भीमा कोरेगांव की लड़ाई में उजागर हुआ, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में प्रकट हुआ। और इस क्रोध को लेकर डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ, इसीलिए इतनी जिगर से अपने विरोधकों के साथ लड़ता हूँ। संतुष्ट व्यक्ति इतना सारा ही निछावर करने के हेतु से लड़ाई में कभी नहीं उतरता। भीमा कोरेगांव 31 दिसंबर 1817 को रात्रि के समय भीमा तट पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई और रात्रि 8 बजे युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कैप्टन स्टॉन्टन कर रहे थे, जिनके पास केवल 500 पैदल सैनिक थे और 300 घुड़सवार थे और 5 ऑफिसर्स थे। कितनी सेना थी स्टॉन्टन के पास? 500 पैदल सेना, 300 घुड़सवार और 5 अधिकारी और 2 छोटी छोटी तोपें थी, 2 छोटी छोटी तोपें थी। बस इतना ही सेना थी उसके पास। और इन 500 पैदल सिपाहियों में बहुतांश महार थे। इन 500 पैदल, सारे ही नहीं थे, इन 500 सैनिकों में अधिकांश महार थे। सामने और पेशवाओं की सेना 5000 पैदल और 25,000 घुड़सवार, एक तरफ 500 पैदल और 300 घुड़सवार, दूसरी तरफ पेशवा की सेना में 5000 पैदल और 25,000 घुड़सवार। कितनी विषम लड़ाई थी। यदि संख्या के आधार पर लड़ाई जीती जाती तो कब के जीत गए होते पेशवा, तो ब्रिटिशों को वैसे ही भाग जाना होता था। भागने की सोच भी रहे थे शायद, परंतु ये महारों का ही कलेजा था कि जिन्होंने अपने सेनापति को समझाया, हम मुट्ठी भर है तो क्या हुआ, चिंता मत करो, हम इस युद्ध में जीतने वाले हैं। ऐसी विषम लड़ाई महारों ने लड़ी और इस लड़ाई में विजय प्राप्त की। सिर्फ विजय नहीं, मुट्ठी भर महारों ने हजारों की संख्या में उपस्थित शत्रु सेना को पराजित किया। यह इस विजय की महानता है। और इसीलिए बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ जब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जीवित थे, प्रत्येक 1 जनवरी को जाकर वह भीमा कोरेगांव में जो महारों की युद्ध विजय की स्मृति में ब्रिटिशों ने जो स्तंभ स्थापित किया है, उस स्तंभ को मान वंदना देते थे। ब्रिटिशों के लिए यह विजय बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह अपने युद्ध इतिहास में लिखते हैं कि इस तरफ हमारे राज्य के विस्तार की दृष्टि से यह विजय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
और इस महत्वपूर्ण विजय की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ स्थापित किया जो कोरेगांव गांव में भीमा नदी के तट पर किनारे पर विद्यमान है। जब तक जीवित थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी को जाकर सैल्यूट करते थे उस स्तंभ को, मानवंदन, और उसी परंपरा को हम लोग पालन करते हैं। और हजारों की संख्या में, और 200वीं जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो लाखों की संख्या में उन महारों की संतान जिनको अपने पूर्वजों के विजय पर गर्व है, उन विजयी महारों की स्मृति स्तंभ को सैल्यूट करने के लिए, मान वंदना करने के लिए भीमा कोरेगांव जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि यह हमारा सबसे गौरवशाली इतिहास का एक प्रतीक है। परंतु कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। हमारा वहाँ जाना, हमारा वहाँ सैल्यूट करना, हमारा उस स्तंभ को मान वंदना देना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसा हमें याद आती है हमारे विजय की, वैसा उन्हें भी याद आती होगी कि यही वह दिन था जब पेशवाई डूब गई, ब्राह्मणों का राज डूब गया, और यह दुखती रह गई उनकी। यह उनके लिए बड़ा अपमानित करने का दिन है। अपमानित, जिस दिन वो अपमानित हुए, पराजय हुई, इतनी बड़ी सेना हार कर भाग गई, यह इतिहास, इस इतिहास को वह मिटाना चाहते हैं और हम जिंदा रखना चाहते हैं। ये लड़ाई है आज की लड़ाई क्या है? उस पराजय के इतिहास को ब्राह्मणवादी लोग मिटाना चाहते हैं और हमारे विजय की इतिहास को हम जिंदा रखना चाहते हैं। यह लड़ाई है। इसीलिए जब 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लाखों की संख्या में उन महारों की संतान, आज की पीढ़ी की संतान जब भीमा कोरेगांव में एकत्र हुई तो हिंदुत्ववादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पहला काम तो उन्होंने किया कि सारी जो सुविधाएं मिलती थी, पानी की सुविधा, भोजन की सुविधा, दुकान की सुविधा, या यातायात की सुविधा, सारी सुविधाएं न देने का संकल्प किया गया। पानी की सुविधा नहीं, कोई सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाई गई, परंतु फिर भी जाना था, श्रद्धा का विषय था, हम लोग गए और फिर हम पर पत्थरबाजी की गई, दंगल हो गई वहाँ पर, और दंगल का आरोप भी ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया, यह आरोप किसी और शक्ति पर लगाया गया। हमें बदनाम करने के लिए यह कहा गया कि जो एक दिन पहले वहाँ एल्गार परिषद हुई थी, उस एल्गार परिषद के चलते यह दंगल हुई, क्योंकि वह एल्गार परिषद नक्सलवादियों की थी, नक्सलवादी समर्थकों की वह एल्गार परिषद थी, और इसीलिए यह दंगल हो गई है। एल्गार परिषद किसकी थी? माओवादी की नहीं थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बीजी कोर्ट से पाटिल उसके एक आयोजकों में से थे। सावंत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसके एक आयोजकों में से थे। परंतु फिर भी उस परिषद को नक्सलवाद समर्थित परिषद कहा गया, और 1 जनवरी 2019 को जो दंगल हुई वहाँ पर, उसका जिम्मा उस परिषद पर डाल दिया गया, और उसके नाम पर NIA कानून लगाकर बुद्धिजीवी लोगों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोगों को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया गया, जमानत भी नहीं मिलती। वरवरा राव अपनी स्मृति खो दी है उन्होंने,
उनको जमानत भी नहीं मिल रही है, जमानत भी नहीं। वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, हमारे एडवोकेट गडलिंग, आनंद तेलतुंबड़े जैसे जैसे बुद्धिजीवी जो अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और हमारी वहाँ उपस्थिति को हमारी उस उपस्थिति को नक्सली समर्थक दंगल करार देकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है, हमारे आंदोलनों को बदनाम करने का। केवल हमारे आंदोलनों को नहीं, किसान आंदोलन को भी वह बदनाम कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तानी है, चीन का सपोर्ट है, नक्सलवादी घुस गए हैं, आतंकवादी घुस गए हैं। और यही नहीं, कल परसों की न्यूज़ है कि इनको कहीं विदेश से भी पैसा आ रहा है, ऐसी भी बात कही जा रही है। बीजेपी के नेता क्या नहीं कहते, दलाल कहा जा रहा है उस आंदोलन वालों को, दलाल कहा जा रहा है, ये खलिस्तानवादी कहा जा रहा है। सच्चाई यह है कि उनके बेटे बेटियां को खलिस्तानियों ने मारा है, शहीद हुए खलिस्तानियों से लड़ते हुए, उनको आज खलिस्तानी कहा जा रहा है। यह ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है। तो भीमा कोरेगांव के युद्ध को आज और भीमा कोरेगांव में हमारी उपस्थिति को एक षड्यंत्र के चलते बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। और यह कहा जाता है कि भीमा कोरेगांव के युद्ध में जो महार अंग्रेजों की ओर से लड़े वह देशद्रोही थे, क्योंकि स्थानीय लोगों की सत्ता को बर्बाद करने में उन्होंने योगदान दिया था। इस युद्ध को वो कैसे देखते हैं? ब्रिटिश विरुद्ध ब्राह्मणशाही, और ये कहते हैं कि ब्राह्मणशाही स्थानीय लोगों की सत्ता थी, स्थानीय लोगों की सत्ता को डुबाने के लिए महारों का योगदान दिया, वह लड़े हुए महार देशद्रोही थे और उनके आज के वंशज देशद्रोही। यह इतिहास जिंदा रखने की और इतिहास को नष्ट करने की, नष्ट नहीं किया जा सकता तो विकृत करने की, उन्हें देशद्रोही करार देकर विकृत करने की लड़ाई है। और इतिहास नष्ट करना चाहते हैं आरएसएस, ब्राह्मणी सत्ता इतिहास नष्ट करना चाहती है हमारा। और वर्तमान में मैं इस घटना की ओर आपकी तवज्जो देना चाहूँगा। वर्तमान में अभी अभी कल परसों कुछ दिन पहले हम लोगों ने 26 नवंबर हमने संविधान दिवस सेलिब्रेट किया। क्यों किया? क्योंकि संविधान के पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और यह हमारा गौरवशाली इतिहास है। परंतु ब्राह्मणशाही को यह भी मान्य नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जब प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं तो संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं लेते। उनके भाषण में गांधी का नाम आता है, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लेते। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला लेख लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लेते। डॉक्टर, ये बिना नाम लिए संविधान का उल्लेख किया जा रहा है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है। क्या है ये वो बात है कि जो इतिहास हमारा इतिहास, हमारे विजय का इतिहास, हमारे निर्माण का इतिहास, हमारे गौरव का इतिहास ब्राह्मणीशाही नष्ट करना चाहती है। यह सिर्फ भीमा कोरेगांव युद्ध की बात नहीं है, उसके पहले और उसके बाद में जहाँ जहाँ हमने विजय प्राप्त किए हैं, जहाँ जहाँ हमने संघर्ष किया है और जहाँ जहाँ हम लोग लड़े हैं अपने आत्मसम्मान के लिए, वह सारा इतिहास
ब्राह्मणशाही नष्ट करना चाहती है। हमारा संघर्ष केवल उस इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष इतिहास बनाने के लिए भी है, इतिहास निर्माण करने के लिए भी। और इतिहास निर्माण होता है युद्ध से, इतिहास निर्माण होता है लड़ाई से, इतिहास निर्माण होता है संघर्ष से। बाबा साहब का संविधान निर्माता होना भी संघर्ष का परिणाम है। बाबा साहब का संविधान निर्माता होना भी और संविधान निर्माण कर कर इतिहास रचना भी संघर्ष का परिणाम है। संघर्ष करना है और आज इस प्रकार के संघर्ष की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज दिल्ली का तख्त ब्राह्मणों के पास है, दिल्ली की सत्ता ब्राह्मणों के पास है, राज्यों में भी ब्राह्मण सत्ताधारी हो गए हैं। इसी के लिए तो हाथरस में बलात्कार और हत्या होने के बाद भी योगी जी की सत्ता कहती हैं, योगी जी का शासन कहता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, बलात्कार हुआ ही नहीं। लड़ाई यह लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई है, इतिहास निर्माण करने की लड़ाई है। और इसीलिए आज 1 जनवरी 2021 को आपको उस विजय की, 1 जनवरी 1818 के विजय की मंगल कामना देते हुए, बधाई देते हुए, नए वर्ष की बधाई देते हुए, मंगल कामना देते हुए मैं संघर्ष का इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ, उसके वर्तमान संदर्भ आपको बताना चाहता हूँ और वर्तमान संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में हमें जो संघर्ष करना है उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 1 जनवरी 1818 के विजय की याद उन महारोपी संतानों को उससे भी कठोर संघर्ष की प्रेरणा देगी और इतिहास निर्माण करने की प्रेरणा देगी। यह प्रेरणा हमें जीवंत रखनी है और इसीलिए 1 जनवरी 1818 की याद 1 जनवरी 2021 में करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मैं डॉक्टर आम्बेडकर का वाक्य वही दोहराऊंगा, अवर्स इज ए बैटल, बैटल इज गोइंग ऑन, बैटल इज गोइंग ऑन, रुकी नहीं है। अवर्स इज ए बैटल नॉट फॉर पावर, नाइदर फॉर वेल्थ, not for power nor for wealth. Ours is the battle for reclamation of human dignity. हम मानव की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्रस्थापित करना चाहते हैं और वर्तमान सत्ता हमें फिर से अप्रतिष्ठित करना चाहती है, हमें फिर से अप्रतिष्ठित करना चाहते हैं और हम मानव की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। यह युद्ध है, यह लड़ाई है, यह संघर्ष है और यह इतिहास निर्माण करने का संघर्ष है। सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, इतिहास पढ़कर प्रेरणा लेकर इतिहास निर्माण करना भी है। और इसीलिए मैं फिर से 1 जनवरी 1818 के हमारे पूर्वज उन महान योद्धाओं को बड़े श्रद्धा से नमन करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।